क्लास 9th वर्कशीट 11 आ गई है आपकी 29 जुलाई 2020 की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट कहती है परमाणु और अणु रासायनिक संयोजन यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा कि अलग अलग तरीके से किस प्रकार पदार्थ को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था पदार्थ के अलग अलग हिस्से होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि पदार्थों को कैसे विभाजित किया जाता है अलग अलग मिश्रणों में, अलग अलग अणुओं में, अलग अलग परमाणुओं में। सबसे छोटा कण जिसको और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता उसको परमाणु कहते हैं। और अणु भी परमाणु जैसा ही होता है। परमाणु अणु को भी शुद्ध रूप माना जाता है। पदार्थ में हमने पढ़ा था ना कि दो तरीके के स्वरूप होते हैं पदार्थ के, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो शुद्ध स्वरूप में आता है अणु और यौगिक। तो ज्ञान तत्वों से यौगिकों का निर्माण कैसे होता है? क्या मिश्रणों की तरह इन्हें भी आपस में केवल मिला देने से यौगिक बनते हैं? जिज्ञासा दीदी, नहीं। यौगिकों का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया करने से होता है। सिर्फ ऐसे मिला देने से, जैसे हमने मिला दिया दो मेटल्स को, पानी में शुगर को, ये सब चीज़ों से नहीं होता। यौगिकों का निर्माण केमिकल कंपोजिशन से होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं से होता है। और वो भी स्पेसिफाइड होता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगी, क्या तापमान होना चाहिए, क्या दबाव होना चाहिए। वरना अगर वो कंडीशंस, वो उसकी शर्तें न मानी जाएं तो रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती या फिर बहुत स्लो होती हैं। इन अभिक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। क्या हम इन्हीं दो नियमों को समझेंगे। आज हम वही पढ़ेंगे कि केमिकल कॉम्बिनेशन के दो रूल्स पढ़ेंगे। हमें वैसे तो सारे रूल्स पढ़ने हैं, लेकिन आज हम दो रूल्स पढ़ने वाले हैं कि कोई भी रासायनिक संयोजन जब होता है या जब भी यौगिक का निर्माण होता है भिन्न तत्वों से रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा, तो उसमें क्या रूल फॉलो होना चाहिए, क्या नियम है, जिसका सिद्धांत है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। दो चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझने की कोशिश कीजिए। इधर यानी जितने भी अभिकारक हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे, जो चीज़ें यहाँ होंगी, ये अभिकारक हैं और ये बनता है आपका उत्पाद। इनका क्या है, ये मास, द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान और इनका द्रव्यमान बराबर होना ही चाहिए। इस बात को समझने की कोशिश की कि मैं क्या कह रही हूँ। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारकों के का द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर नियम कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना कोई द्रव्यमान बढ़ सकता है, ना ही उसका कोई विनाश हो सकता है। मास कैन नेवर बी जनरेटेड एंड कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी मास को, द्रव्यमान को का ना तो निर्माण होगा, ना ही उसका विनाश होगा। अब देखिए यहाँ पर ए लिया हमने 4 ग्राम, बी लिया 10 ग्राम। तो 10 और 4 कितने ग्राम हो गया बच्चे? 14 ग्राम हो गया। आराम से शांति से समझो, कोई जल्दी नहीं है। 10 और 4 14 ग्राम हो गया। फिर हमने बनाए ए प्लस बी को मिलाने से हमारे बने सी और डी। सी बना 2.5 ग्राम और डी बना 11.5 ग्राम। जोड़ो इसको। 11.5 में जब हम 2.5 जोड़ते हैं, 11.5 में जब हम 2.5 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है? 14 ग्राम आ जाता है। 11.5 में हमने जोड़ा 2.5 तो हमारा कितना आ गया? 14 ग्राम। यानी कि ये वाला नियम जो है इस वाली रासायनिक अभिक्रिया में काम कर रहा है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये नियम पालन होना चाहिए, यानी ये नियम पालन होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी नहीं होती कि कुछ भी लिख दिया तो वो हो जाएगा। नहीं बेटा, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पहला नियम पढ़ा है वो पढ़ा हमने अभिकारकों का द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान का निर्माण और विनाश दोनों ही संभव नहीं है। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा नहीं हो सकता है। अब हम चलते हैं आगे। जब हम एक और बात, यहाँ पर एक छोटी सी बात, जब हम परमाणु बम पढ़ेंगे ना, एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि द्रव्यमान के थोड़ा सा फर्क पड़ने पर, थोड़ा सा भी द्रव्यमान का ऊपर नीचे होने से कितना ज़्यादा एनर्जी का उत्पादन होता है। आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यह द्रव्यमान जब रासायनिक अभिक्रिया में कम ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा बहुत भी, तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी का निर्माण होता है। ये बातें आपकी हायर लेवल की हैं, लेकिन द्रव्यमान
यहाँ पर जो आपके लिए नियम है वो यही है कि द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। उसके बाद आता है अगला नियम, बहुत शांति से पढ़िए। नियम कहता है स्थिर अनुपात का नियम। इसमें बिल्कुल सही बात है, स्थिर अनुपात, यानी जब मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो हाइड्रोजन 2 मिले और ऑक्सीजन 1 मिली। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। ये जो नियम है, ये अनुपात है, ये हमेशा स्थिर रहता है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक के तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही विद्यमान होते हैं। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको द्रव्यमान बताऊंगी। हाइड्रोजन का सिर्फ 1 होता है द्रव्यमान बेटा, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो हमें 1 × 8, अभी मैं बताऊंगी कैसे क्या होता है। यौगिकों का निर्माण, आगे एग्जाम्पल दिया गया उसने बताते हैं, पहले हम ये पढ़ते हैं। यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वे किसी भी स्थान पर हों या यौगिक किसी भी पद्धति से बनाया जाए। आप वाटर, सोडियम क्लोराइड किसी भी तरीके से बनाएं, कोई भी यौगिक किसी भी तरीके से अपनाएं, किसी भी जगह बनाएं, कहीं भी जाकर, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर उसको एक्सपेरिमेंट करें, वो रासायनिक अभिक्रिया कराएं। जो यौगिक तैयार होगा उसमें द्रव्यमान का अनुपात, दोनों के द्रव्यमान का अनुपात, यानी यौगिक में बने जो यौगिक में अणु हैं, यौगिक में जो परमाणु हैं, उनका द्रव्यमान का अनुपात हमेशा सेम होगा, फिक्स्ड होगा, हमेशा निश्चित द्रव्यमान में ही अनुपात उपस्थित होते हैं। एक रासायनिक पदार्थ यौगिक में उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। अगला आगे चलते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उदाहरण कहता है यौगिक जल यानी H2O का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात में, देखिए हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन होता है 1 और 1, तो हाइड्रोजन का मान भी, परमाणु संख्या भी और द्रव्यमान भी 1, तो हमने 2 हाइड्रोजन लेते हैं वाटर में, तो हमारे पास कितना हो गया 2। ऑक्सीजन आपको पता है परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान क्या होता है 16, तो 2 और 16 यानी इनका रेशो क्या बनता है 1:8, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में जो द्रव्यमान का अनुपात बनता है वो क्या बनता है 1:8 बनता है। आप कहीं भी जाकर ये अनुपात लगाएंगे, कहीं भी जाकर वाटर बनाएंगे या कहीं से भी वाटर में नाप कर देखेंगे तो यही रहेगा इसका द्रव्यमान का अनुपात। इसके बाद इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए मैं बताती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है। कार्बन बताइए कहाँ आता है पीरियोडिक टेबल में, C6 होता है, H यहाँ 12 होता है ना। ये होता है कार्बन, यानी कार्बन का कितना होता है 12 होता है द्रव्यमान। ऑक्सीजन का अभी हमने देखा यहाँ होता है 8 और यहाँ होता है 16, तो 16 होता है इसका द्रव्यमान। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ी हैं, यानी यहाँ पर तो 12 ही रहा और 2 ऑक्सीजन यानी 16 दूनी 32 हो गया। 2 ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया 32, तो 12:32 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इसको काटेंगे तो इसका अनुपात क्या आएगा 3:8। कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड जाकर बनाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो वो इसी अनुपात में, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए इसी अनुपात में, इसी द्रव्यमान के अनुपात में आपस में रासायनिक अभिक्रिया को अंजाम देंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया बेटा, इन्होंने एग्जाम्पल दिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। देखिए NH3, N होता है कितना होता है, N होता है बेटा 7 और 14, और हाइड्रोजन आपको पता है 1 और 1, तो 14 और 3 हाइड्रोजन यूज होते हैं, तो 14:3। अमोनिया में क्या होता है 14:3। चलिए हो गया समझ में, आ गई वर्कशीट। आगे आते हैं, अब आते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है रासायनिक संयोजन के 2 नियम लिखिए। यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी वर्कशीट में दोनों नियम साथ साथ लिखे हुए हैं, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। पहला नियम ऊपर लिखा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम लिखा है स्थिर अनुपात का नियम। दोनों नियमों को अपनी नोटबुक में ध्यान से लिखिए। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो उसके साथ लिखिए। एग्जाम्पल भी बहुत आराम से अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, कोई भी उदाहरण जो आपको समझ में आए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या 2 विभिन्न स्थानों पर लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई विभिन्नता हो सकती है? नहीं हो सकती है, नहीं होगी, नहीं। क्या नहीं होगा, इसका जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि में आप क्या लिखेंगे देखिए मैं बताती हूँ। क्योंकि होगा ये क्योंकि यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वे किसी भी स्थान पर हों और यौगिक किसी भी पद्धति से बनाए गए।
ठीक है, यह है दूसरे प्रश्न का उत्तर, बिल्कुल सही है, समझ में आया है ना, यही बात हम समझा रहे हैं तब से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के नियम, कौन से नियम के आधार पर है? पहले इसका उत्तर देखिए। रासायनिक संयोजन का नियम है नियम नंबर 1, जिसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम पर आधारित है ना। वैसे ये दोनों नियमों पर आधारित है, क्योंकि द्रव्यमान सेम होना चाहिए पहली चीज़ तो, ये दूसरा स्थिर अनुपात होना चाहिए। दोनों नियम मेरे ख्याल से स्थिर अनुपात और द्रव्यमान दोनों। अब कैसे हो रहा है ये देखिए। यहाँ पर हमने लिखा 1 ग्राम हाइड्रोजन, क्वेश्चन कह रहा था 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो 3 और 8 11, पहला नियम द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। दूसरी बार में उन्होंने कहा है, एक सेकंड लिख ले बच्चे क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर लिया 1, यहाँ पर लिया 8 और ये बन गया 11। 12 ग्राम कार्बन को हमने किस में लिया? 32 ग्राम ऑक्सीजन में लिया। 12 ग्राम को 32 ग्राम के साथ लिया, तीन और 8 लिया और 11 बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने लिया 12 ग्राम लिया हमने कार्बन, ऑक्सीजन हमने कितनी ली बच्चे इस बार ली? 32। तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? 12 और 32 कितनी बनेगी बेटा? 44। 12 और 32 कितनी बनेगी? 44। और नियम कौन सा लगा है? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लगा है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखनी नहीं है, तो हमें हमारा पहला नियम फॉलो होगा। इसमें किस नियम के आधार पर हुआ? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। जब यहाँ इतनी चीज़ें मिली, 12 और 32 मिली, कितनी मिली? यहाँ 12 मिली, यहाँ से 32 मिली, तो 12 और 32 कितना बनना चाहिए? 44 बनना चाहिए, और वही बनेगा। और आपका नियम क्या है? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किन किन तत्वों से होता है? वैसे इन्होंने एग्जाम्पल में बहुत अच्छी तरह दिया है, देख लीजिए एक बार कि इन्होंने क्या कहा है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मैं आपको लिख के ही दिखा देती हूँ, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अमोनिया होता है बेटा NH3, ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है। तो अमोनिया में क्या चाहिए बेटा? आपको नाइट्रोजन चाहिए और 3 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको कार्बन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। कोई दिक्कत समझने में? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया किन किन तत्वों से होता है, ये पता चल गया। आगे चले, मेरे ख्याल से वर्कशीट कंप्लीट, हाँ यहाँ वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे कल नई वर्कशीट के साथ। अगर कोई भी डाउट होता है, कहीं भी कोई डाउट होता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और पूछिए। और नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि वीडियो को आप चलाकर कहीं कोने में रख देंगे और सुनते रहेंगे तो सुनने से भी बहुत चीज़ों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हैं। तो कमेंट करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग, क्योंकि नॉलेज से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो कोई किसी को दे सकता है, और कोई अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए या अपने बचपन को, अपने भविष्य को बचाने के लिए कर सकता है। तो प्लीज़ पढ़िए, पढ़ते रहिए बच्चे। और ओके बेटा, बाय बाय।